नमस्कार दोस्तों इस ईरान वॉर में जो एक बड़ा नुकसान होने वाला है किसी देश को, तो वो है चाइना। क्योंकि चाइना ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ईरान के अंदर इंस्टॉल कर रखा था और ईरान को भी आशा यही थी कि अगर कोई भी मिसाइल आता है ईरान की तरफ तो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको हवा में ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो सिचुएशन बना, आपको याद होगा, पहला दिन जो वॉर का था, ईरान के ऊपर हमला हुआ, मतलब जबरदस्त तरीके से 500 से ज्यादा टारगेट्स एक ही दिन में यूएस और इजराइल ने मिलकर बरसाए ईरान के अंदर और पूरा का पूरा चाइनीज सिस्टम फेल हो गया। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले आपको याद होगा पिछले साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया था और उस समय भी चाइनीज वेपन कुछ कर नहीं पाया। फिर उसके बाद वेनेजुएला की बारी आई। तो ये सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि इस ईरान वॉर में दूसरी सबसे बड़ा चर्चा यही हो रही है कि क्यों आखिरकार जो चाइनीज वेपन्स हैं लगातार फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, आप टेस्टिंग करते हो, पेपर में कुछ भी दिखा दो, रियल वॉर के समय क्या प्रूव होता है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि आपको याद हो, भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो S-400 है जो हमने रशिया से लिया था, उसकी काफी तारीफ होने लग गई क्योंकि एक्चुअल में रियल वॉर के समय ये एकदम अच्छा साबित हुआ है। तो दैट इज व्हाट मैटर्स। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 2027 हो या फिर 28, कोई भी साल का अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दोनों ही बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप से लेकर 18 बुक्स तक सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट हो, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो, चाइना जो है इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर। बहुत सारे जो देश हैं दुनिया के, वो चाइना से आर्म्स और वेपन्स खरीद रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है सस्ता, चीप। काफ़ी सस्ते दाम पर चाइना वेपन दे देता है और कई बार हो सकता है कि चाइना को नुकसान भी हो रहा होगा, लेकिन फिर भी देता है ताकि अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ाया जा सके। और आप देख सकते हो यहाँ पर लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव जो है, इसके मेजर जो बायर्स हैं पाकिस्तान, ईरान, वेनेजुएला और भी कई अफ्रीकन और एशियन नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो चाइनीज सिस्टम है उसको इस तरह से मार्केट किया जाता है चाइना के द्वारा कि ये काफ़ी एडवांस्ड है, एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेसिस्टेंस है, मतलब सामने वाला देश अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगा तो हमारा सिस्टम उसको झेल लेगा। फिर इसको कंपेयर किया जाता है यूएस और रशिया के साथ। लेकिन रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिचुएशन के समय इसमें साफ साफ बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। मतलब मार्केटिंग के समय जो क्लेम किया गया और बैटल फील्ड में जो परफॉर्मेंस है उसमें जमीन आसमान का अंदर है। एंड दैट इज वाई स्पेशली यहां पर एयर डिफेंस फेलियर की बात हो रही है कि जो रडार है चाइनीज, वो चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ना तो एयरक्राफ्ट को ना तो मिसाइल्स को, एंड दैट इज वाई दे आर फेलिंग। अच्छा, यहां पर मैं पहले आपको पाकिस्तान के बारे में बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान तो आप सब जानते हो हैवी बायर है, लगभग 80% उसके जो वेपन्स हैं वो चाइना ही है। तो यहां पर आप देख पाओगे जैसे HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये जो HQ-9 है ना, इसी का एडवांस्ड वर्जन ईरान में इंस्टॉल था। मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में आगे। लेकिन क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास था HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मेन काम यही होता है कि अगर मान लो भारत ने कोई मिसाइल दागा पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको डिटेक्ट करें, उसके रडार डिटेक्ट करें और उसको हवा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया जाए। तो ये बेसिकली कंपेयर किया जाता है S-300 के साथ। जैसे भारत ने रशिया से S-400 लिया है ना, उसके नीचे का वर्जन है S-300, उससे इसका कंपैरिजन होता है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के पास YLC-8E ये एंटी स्टेल्थ रडार है, मतलब ये बनाया गया है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि अगर भारत का कोई फाइटर जेट वगैरह है उसको डिटेक्ट कर लो। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल, मतलब इसको फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जाता है PL-15E, और ये बताया जाता है कि ये चाइना का एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, एक्टिव रडार सीकर है इसमें, और यहाँ पर एक प्रकार से काफ़ी घातक साबित होगा ऐसा चाइना ने बोला था। लेकिन जो सिचुएशन रहा एक्चुअल समय में जब भारत ने अटैक किया था, तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने पूरा का पूरा जो सिस्टम है YLC-8E रडार, ये जो रडार आप देख रहे हो, भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू इसको पूरी तरह से जैम कर दिया। ये काम ही नहीं कर पा रहा था। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने लाहौर के एक रडार सिस्टम पर अटैक किया था, वो यही था एक्चुअली, इसको हमने खत्म कर दिया था। फिर इसके अलावा HQ-9 ये जो मैंने आपको दिखाया ना, जो S-300 से कंपेयर किया जाता है, HQ-9 जो सिस्टम है वो बताया जा रहा है कि फेल हो गया।
भारत जो मिसाइल यहाँ पर दाग रहा था पाकिस्तान पर, उसको वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। और फिर इसके अलावा जो PL-15E मिसाइल है, आपको याद हो तो पाकिस्तान ने बहुत सारे मिसाइल भारत के ऊपर बरसाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको पहले ही खत्म कर दिया था। तो ये भी अपना जो इंटेंडेड टारगेट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। और इसका इंपैक्ट यही हुआ कि जो चाइनीज रडार सिस्टम है, दे आर वल्नरेबल टू एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। भारत ने अपना जो काउंटर मेजर चलाया उसमें चाइनीज रडार सिस्टम काम ही नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं रडार और जो मिसाइल सिस्टम है उसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है, उससे ये पता चलता है। और हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, देखो चाइना हो सकता है जो अच्छा वर्जन है अपने पास रखे, उसको एक्सपोर्ट ना करे, और जो डिग्रेडेड वर्जन है हो सकता है चाइना उसको एक्सपोर्ट कर रहा हो, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। फिर इसके अलावा वेनेजुएला का आप ले लीजिए, वेनेजुएला के पास ये रडार था JY-27A, और जब अमेरिका ने यहाँ पर अटैक किया, जब अमेरिका आया तो ये रडार सिस्टम भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। एंड अगेन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एयर डिफेंस का परफॉर्मेंस ना और भी कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यही पर्टिकुलर रडार अगर चाइना के पास हो तो मे भी शायद चाइना के पास अच्छा काम करेगा, क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छे से पता है, उनके पास ट्रेनिंग है, प्रॉपर नेटवर्क इंटीग्रेशन है। जैसे मान लो अगर चाइना के पास इतने सारे सैटेलाइट सिस्टम वगैरह है, क्योंकि हर एक चीज आज के डेट में इंटीग्रेट हो गई है, आप ये नहीं कह सकते कि इसको इंडिविजुअली वर्क करना होगा। अब वही वेपन हो सकता है चाइना उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं। खैर जो भी है, यहां पर ईरान का केस स्टडी लीजिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि पाकिस्तान के पास ये जो HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका एडवांस्ड वर्जन ईरान ने खरीदा था, अगेन HQ-9B, और इसमें बताया जा रहा है कि इंप्रूव्ड सीकर था, बेटर इलेक्ट्रॉनिक रेसिस्टेंस था, एक्सटेंडेड रेंज था इसके अंदर। लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ, जब वेस्टर्न सिस्टम के एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स ईरान के एयर स्पेस में आए तो ये काम ही नहीं किया। यहाँ पर मल्टी लेयर इंटीग्रेशन बताया जा रहा था, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर निकला, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगेन ये कमज़ोर साबित हुआ। दैट मीन्स कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एयर पावर है, स्पेशली उनके पास जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वो चाइनीज़ ओरिजिन सिस्टम को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या हो सकता है। देखो क्या है ना कि एक सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वल्नरेबिलिटी। मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जैमिंग के लिए काम आता है, डिसेप्शन के लिए काम आता है, रडार स्पूफिंग के लिए काम आता है, साइबर इंटरफेरेंस के लिए काम आता है। और वेस्टर्न फोर्सेस के पास इसका दशकों से एक्सपीरियंस है, जो शायद चाइना के पास नहीं है। फिर इसके अलावा कॉम्बैट एक्सपीरियंस गैप, चाइनीज सिस्टम अगर आप देखोगे तो उनके पास रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो नहीं है। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था पिछले साल, तो उस समय चाइना, ये भी खबर आ रही थी, रिपोर्ट आ रही थी कि चाइना भी खुश है कि उसके जो वेपन्स हैं एटलीस्ट टेस्ट हो जा रहे हैं पाकिस्तान में। एटलीस्ट चाइना को पता तो चल रहा है कि उनके वेपन्स किस तरह काम करते हैं। तो एक प्रकार से आप ये समझिए, चाइना की जो भी वेपन्स हैं वो एक्चुअली एक्सरसाइजेस के समय बस टेस्ट हुए हैं। रियल जब वॉर होती है वो एक्चुअली उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है। और यूएस और जो रशिया सिस्टम है वो इराक में, सीरिया में, यूक्रेन में, गल्फ वॉर में ऑलरेडी कई बार टेस्ट हो चुके हैं। दैट इज वाई दे आर मच सुपीरियर। भले ही चाइना अपने सिस्टम को बोल रहा हो कि अरे हमारे पास ये रेंज है, वो है, वैसा है, लेकिन एक्चुअल में डिपेंड करता है कि रियल वॉर में वो काम आता है कि नहीं। और दूसरा एक और ये बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट डाउनग्रेड, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि चाइना कई बार क्या करता होगा, जो अच्छे वेपन्स हैं वो अपने पास रखता होगा और जो डाउनग्रेडेड वर्जन है वो एक्सपोर्ट करता होगा। फिर इसके अलावा इंटीग्रेशन और नेटवर्किंग के भी इश्यूज आते हैं। मॉडर्न एयर डिफेंस में आपको सेंसर फ्यूजन चाहिए, रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा शेयरिंग चाहिए, और वो सब कैसे आएगा, सैटेलाइट के साथ आएगा। अब पाकिस्तान के पास उतना है नहीं, वेनेजुएला के पास उतना है नहीं, ईरान के पास उतना है नहीं। तो दैट इज वाई हो सकता है कि ये जो वेपन्स हैं वो चाइना अगर यूज करे तो क्योंकि उसके पास एडवांस्ड बाकी की चीजें हैं, सेंसर्स वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, तो मे भी शायद वो अच्छा काम कर जाए, मे भी। लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा ग्लोबल आर्म्स मार्केट में। मतलब अगर ये सारी चीजें सही होती हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी तो वॉर, अभी चीजें चल रही हैं, बाद में जब इसकी असेसमेंट होगी तब यहां पर देखा जाएगा कि क्या एक्चुअल में चाइना का एक्सपोर्ट हिट होता है कि नहीं। क्योंकि अब यहां पर जो बाकी के देश हैं वो सोचेंगे चाइनीज वेपन्स को खरीदने से पहले, क्योंकि उनका जो भरोसा है वो कम होगा। लगातार चाइनीज वेपन्स अलग अलग देश में फेल होते जा रहे हैं, और यहां पर हो सकता है वेस्टर्न सिस्टम जैसे पैट्रियट, इन सब का यहां पर जो डिमांड है वो बढ़ जाए। और जो बायर्स है वो अब कॉस्ट और रिलायबिलिटी को एसेस करेंगे। अभी तक तो क्या था कि सस्ते में चाइना दे रहा था तो चलो ले लो, लेकिन सस्ते में लेकर करोगे क्या जब वो आपको वो सेव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर अगेन मैं ये चीज कहूंगा कि डिफेंस की रिपोर्टिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में अभी इनकम्प्लीट होती है। ईरान वॉर जब कंप्लीट होगा, जब चीजें खत्म होंगी, तब और हमें असेसमेंट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% प्रूफ नहीं रहता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ है, ऑल्दो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये करके दिखाया, पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत की धरती तक नहीं पहुंच सकी। यहां पर जो भी थ्रेट था हमने उसको हवा में ही खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय हमारे लिए। लेकिन कोई भी सिस्टम 100% प्रूफ नहीं होता है। आपने देखा होगा अभी जो वॉर चल रहा है इसमें यूएस को भी तो नुकसान हो ही रहा है ना अल्टीमेटली। तो कोई भी 100% प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना के सिस्टम जिस तरह से फेल हो रहे हैं, ये चाइना के लिए बहुत ही वरीसम है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो खबर आ रही थी चाइनीज वेपन्स को लेकर, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, मतलब क्या है ना कि हमने भी अपने अलग अलग लेयरिंग कर रखी है डिफेंस की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस? हमारा जो पूरा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसमें सबसे आउटर लेयर में कौन सा सिस्टम है, कौन सा यहां पर हमने वेपन लगा रखा है, यह आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल का बैच लेना चाहते हैं, ये परफेक्ट होने वाला है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।